चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए एक बहुत बड़े फैसले पर। साथ ही उन्होंने वेनेजुला को लेकर क्या धमकी दी, इसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उस पर नया क्या अपडेट है। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक खुश होने का मौका है, लेकिन उस खुशी में भी एक ट्विस्ट है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अब अमेरिका के लिए गोल्डन फ्लीट बनाएंगे। गोल्डन फ्लीट जिसमें वॉरशिप्स होंगी, जिसमें बैटलशिप्स होंगी। और एक बड़ी चीज है कि 90 के दशक के बाद जब यूएसएसआर टूटा, ताकि उस समय तक जो यूएस का या उसके अलाइज का सबसे बड़ा दुश्मन यूएसएसआर होता था, उसके साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स बहुत हुए। कोल्ड वॉर का एरा आप सबको पता है। ऐसे में उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका बैटलशिप्स पे ध्यान देना कम कर दिया। उसने बैटलशिप्स बनानी कम कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अभी आज के समय में जिस तरीके से चाइना उभर रहा है, जिस तरीके से चाइना इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तरीके से अभी के समय में नंबर ऑफ शिप्स को अगर ध्यान में रखें तो सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास भी वॉरशिप्स होने चाहिए। ट्रंप का ये मानना है, इसलिए उन्होंने इस गोल्डन फ्लीट जो उनकी गोल्डन फ्लीट है उसके बारे में अनाउंसमेंट की है कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट होगा। हम इसमें यूएस के लिए बैटलशिप्स और ज्यादा बनाएंगे। जैसे कि यूएस ने अपना फोकस पूरी तरीके से सबमरीन्स और तमाम अलग टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया था। अब वो कहना है कि अब हम दोबारा एक फोकस बैटलशिप पर फिर से लेके आना चाहते हैं, ताकि नए एडवांस जो हैं, जो वेपनरीज हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनके थ्रू आज के जो वॉरफेयर का जो सिनेरियो उसको ध्यान में रखते हुए नई बैटलशिप्स बनाने का ये प्लान है गोल्डन फ्लीट में। इसके अलावा इसमें खास बात ये है कि ये पूरी फ्लीट जो है डोनाल्ड ट्रंप के अपने नाम पर होगी। यानी ये पहली बार होगा कि राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने अपने ही नाम पे एक फ्लीट बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो नई शिप्स बनेंगी ये आज जो अभी उनके पास वॉरशिप्स हैं उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगी और वो हाइपरसोनिक जैसे वेपन भी रखेंगी। इसकी संख्या अभी कितनी होगी इसको लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये जो शिप्स बनेंगे इसके बनाने के पीछे जो कारण, जैसा कि आपने बताया चाइना के अलावा, उसके अलावा जो इनकी स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में जिस तरह से चाइना को बिगेस्ट एनिमी माना गया और जिस तरह से चाइना अपनी नेवल शिप्स की कंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिस तरह से अपनी नेवी में वॉरशिप की संख्या बढ़ा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जानकारों का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से अपने बैटलशिप्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका ने ऑकस भी एक ग्रुप बनाया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ये देश शामिल हैं। उनका मेन है कि वो किस तरीके से जो समंदर हैं उन पर राज कर सके। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए तो भी यूएस चूंकि सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश है, मिलिट्री के लिहाज से भी देखा जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इकोनॉमी में भी सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में ट्रंप को यह जिम्मेदारी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से नाटो ट्रंप से डीकपल होना शुरू हुआ, ट्रंप ने बोला कि आप सभी लोग 5-5% अपने डिफेंस का लगाएंगे। अमेरिका केवल नाटो की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकता। ऐसे में नाटो ने बोला कि भैया जब आप बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो आप कौन होते हो कि हमें डिक्टेट करने वाला। नाटो ने अपने हिसाब से या नाटो के देशों ने अपने हिसाब से चीजों को करना शुरू किया। अब ट्रंप को समझ में कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये समझ में जरूर आ रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम अपने आप को दोबारा उस स्थिति में नहीं खड़ा करेंगे जो कि अमेरिका कभी था, कभी हुआ करता था, उसके लिए अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप अपने देश को इतना सक्षम बनाइए। वो कहा था ना कि या तो किसी की लकीर छोटी की जाती है अपनी लकीर बड़ी करने के लिए, अपनी लकीर बड़ी की जाती है। ये हो सकता है ट्रंप की अपनी लकीर बड़ी करने का फैसला हो कि मैं अपनी लकीर को इतना बड़ा कर दूं कि लोग मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाए। अगर उनको चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, अगर उनको चाइना को काउंटर करना है, तो उसमें अमेरिका का रोल अमेरिका की टेक्नोलॉजीज के कारण का ज्यादा हो। ये इसलिए ज्यादा ना हो कि अमेरिका सबको पैसे दे रहा है, अमेरिका सबको फंड कर रहा है। ये एक मेरा लगता है मुझे ऐसा। इसके अलावा से एक बात और इसमें महत्वपूर्ण देखी जा रही है। एक रिपोर्ट आई थी, खबर आपने भी देखी होगी, कि जिस तरह से अमेरिका में वॉरशिप बनाने के जो लेबर्स थे, जो टेक्निकल स्किल्स था, वो हैंड था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक बात ये इमर्ज हुई थी कि अमेरिका में बैटलशिप बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी संख्या कम हो रही है और उस सेक्टर में जॉब भी कम हो रहा है।
तो हो सकता है इस फ्लीट के आने के बाद या इस तरफ काम करने के बाद इस वॉरशिप मेकिंग में एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी, ये बात भी इसमें कही जा रही है। ट्रम्प का ये एजेंडा भी है कि मैं अमेरिका के लोगों को, अमेरिका फर्स्ट अगर वो कहता है तो उसका ये मानना है कि मैं अमेरिका के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब दूंगा, मैं उनको और सक्षम बनाऊंगा। तो ये एक चीज हो सकती है, बट बड़ी चीज यही है कि अमेरिका फर्स्ट के तहत वो यूएस को फिर से, चूंकि उसकी जो लैंड फोर्सेस हैं वो बहुत ताकतवर हैं, आप सबको पता है, उसकी जो एयरफोर्स है वो बहुत ताकतवर है। F-22 रैप्टर दुनिया में किसी के पास नहीं है, केवल अमेरिका के पास है। उसके बाद F-15 ईगल, F-35 का पूरा कंट्रोल, भले ही कि दुनिया में कोई देश चलाए, लेकिन दुनिया भर के F-35 का ज्यादातर कंट्रोल अमेरिका के हाथों में। तो ऐसे में अमेरिका बहुत पावरफुल है इन सब चीजों में। नेवी में अभी चाइना सबसे बड़ी नेवी बन गया इन टर्म्स ऑफ शिप्स की बात कर रहा हूँ। मैसिव साइज ऑफ शिप्स अभी भी अमेरिका के पास है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो बड़े बड़े अमेरिका के पास ही हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के पास। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ शिप्स भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज की अपग्रेडेशन, नई टेक्नोलॉजी। अब पुरानी शिप्स कितने दिन हो सकता हो पुरानी शिप्स का भी डिकमिशनिंग का टाइम आ रहा हो। तो ऐसे में ये ट्रम्प का एक बढ़िया प्लान मुझे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक दिखा है, चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका फर्ज भी बनता है कि वो अमेरिका के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो इस टर्म में मुझे ये फैसला उनका सही लगता है। आगे बढ़ते हैं सर। एक और बहुत बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित थी। इन्होंने वेनेजुएला को फिर से धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर सेंसस हो तो वहाँ के जो नेता हैं, इट वुड बी स्मार्ट कि वहाँ के जो नेता हैं खुद व खुद इस्तीफा दे दें, वरना आगे की कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट बिकॉज रशिया एंड चाइना इज सपोर्टिंग यू। तो एक तरीके से भाई की तगड़ी धमकी है कि जस्ट बिकॉज रशिया और चाइना निकोलस मादुरो को एक बार फिर से धमकी दे रहा है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में उनका भी चुनाव हुआ है, ट्रम्प से कुछ दिनों पहले वो भी कुर्सी पे आए थे। तो उनको सीधी एक बार फिर से धमकी दी है कि भाई तुम सत्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हालात बुरे कर दिए जाएंगे। और निकोलस मादुरो को इस समय कुछ दिन पहले रशिया ने सपोर्ट किया था, रशिया ने स्टेटमेंट दिया था कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ये एक्ट ऑफ वॉर की स्थिति है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि चाइना भी अब ऑब्वियसली जिसका सपोर्ट यूएस करेगा उसका अपोज चाइना कर रहा होगा, जिसका अपोज अमेरिका कर रहा होगा उसका सपोर्ट चाइना और रशिया कर रहे होंगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है और ये समझ में भी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर उन्होंने निकोलस मादुरो को धमकी दी। हालांकि इसका जवाब भी दिया है मादुरो ने। उन्होंने जवाब भी दिया। मादुरो ने कहा है कि ही वुड बी बेटर ऑफ इन हिज ओन कंट्री ऑन इकोनॉमिक एंड ऑन सोशल इश्यूज एंड ही वुड बी बेटर ऑफ इन द वर्ल्ड इफ ही टुक केयर ऑफ द कंट्रीज अफेयर्स। मादुरो ने कहा है कि पहले अपने घर में झांक के देख लो, तुम्हारे घर के जो हालात हैं उनको सही करो, अपनी गिरबान में झांको, तुम अपनी चीजों को सुरक्षित करो, सुधारो, तुम्हारी चीजों की जो हालात हैं उनको सुधारो। इसके बाद तुम दुनिया को ज्ञान देने निकलना। दुनिया में बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, आपको ज्ञान चंद बनने की जरूरत नहीं है, स्पेशली वेनेजुएला के मामले में। बता दें, अमेरिका का आरोप, कई तरह के आरोप वेनेजुएला पे लगे हैं। उनका मानना है कि वेनेजुएला ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, ड्रग्स के मामले में है, और ऑयल को लेकर दोनों देशों के बीच में ठनाठनी बनी हुई है। जो सीज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, उनको लेके दोनों देशों के बीच में हाल के दिनों में ही कई मुद्दे खड़े हुए और अमेरिका ने इनके एक ऑयल टैंकर को सीज भी किया। उसके बाद वेनेजुएला ने जो अपने देश को ऑयल टैंकर्स हैं उनको ओपन सी में लाने के लिए अपने देश की सेना का इस्तेमाल किया, कोस्ट से बाहर निकालने के लिए। हालांकि अभी इन दोनों देशों पे कोई वैसे बड़ी कार्रवाई तो अभी नहीं, उसकी खबर नहीं है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण हैं। और अमेरिका सीधे जो अमेरिका ने एक्शंस लिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर्स में अपनी नेवी को तैनात करके उसके इंटरनल जो उनकी शिप्स हैं उनको अंदर पूरा कोस्टल एरिया को सीज किया, उसको बाहर निकलने की चेतावनी दी कि बाहर नहीं निकालिएगा। उन चीजों को जिसको वेनेजुएला ने भी एक्ट ऑफ वॉर कहा, कुछ यूएस के एक कांग्रेसमैन ने भी कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है और कुछ नहीं है। इन तमाम चीजों के बाद वेनेजुएला जिस तरीके से डट के खड़ा है, ये ट्रम्प के लिए थोड़ा सा मुश्किल की चीज है। ट्रम्प को थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका का, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका राष्ट्रपति किसी एक छोटे से देश को, वेनेजुएला की क्या पावर है? वेनेजुएला के पास तेल हो सकता है, लेकिन ना मिलिट्री पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, ना कुछ है। ऐसे में वेनेजुएला में डिप्लोमेटिक बेस भी उतना नहीं। हाँ, ऐसे में वेनेजुएला अगर इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, मादुरो सीधा ट्रम्प का सामना कर रहा है और ना किसी गोल मटोल बातचीत किए, वो सीधे ट्रम्प को जवाब दे रहे हैं।
एक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है अगर एक आप हेड ऑफ स्टेट को, वो भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसको ये आप कह देते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपको अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि आपके देश के सोशल इश्यूज क्या हैं, आपके देश के हालात क्या हैं, आपके देश में किस तरीके के मार चल रही है, आपका रिसेशन और तमाम चीजों पे आप फोकस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चीज होती है एक छोटे से देश के हेड ऑफ स्टेट को ऐसी बातें बोलना। उसकी अगर आप हाल के फिलहाल के दिनों में देखेंगे तो उस तरह की कई नहीं है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं देशों के युद्ध को रुकवाने की, और उनकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। तो वेनेजुला भी दुनिया को देख रहा है। मैं राम इसमें आपको सॉरी रोक रहा हूँ। ट्रंप के दावों की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रंप बड़बोले आदमी हैं, ट्रंप जो भी बोले, लेकिन यहाँ पे निकोलस मादुरो की बात रखनी बहुत जरूरी है कि किस मजबूती से वो खड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है, जो डिप्लोमेसी में भी ऑब्वियसली दुनिया में इतना सक्षम रूप से अपनी डिप्लोमेसी नहीं करता है, जो जिसकी सेना इतनी बहुत बड़ी नहीं है कि वो उस सेना के को लेके अपना अमेरिका का हालांकि दुनिया की कोई सेना ऐसी इतनी बड़ी नहीं है, मैसिव नहीं, कि वो अमेरिका को अकेले का सामना कर सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मादुरो की जो ताकत है, जो उनकी पकड़ है, वो बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज की मादुरो अपने देश के हित के बारे में सोच रहा है। ये अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका को फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत भी है, तो वो करता रहेगा। वो चाहे जो भी राष्ट्रपति आए, उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, ओबामा ने किस तरीके से अफगानिस्तान के हालात किए हैं, उनसे पहले के राष्ट्रपतियों ने। फिर बाइडेन आई है, तो बाइडेन ने आते ही यूक्रेन को किस गर्त में ढकेल दिया वो पूरी दुनिया जानती है। अब ट्रंप आए हैं, तो ट्रंप को भी तो कुछ ना कुछ करना है, और वो पाकिस्तान को भी उसी गर्त में ढकेल रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है। लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है जो हम पाकिस्तान से संबंधित खबर लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दुखद खबर है, वो है बांग्लादेश। जिस तरह से इस निंदा के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया, उसको लेकर आज भारत में भी विरोध प्रदर्शन हुए। कलकत्ता में डिप्टी हाई कमीशन ऑफिस के आगे विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश की पुलिस में ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि उनके इस निंदा करने के अभी कोई सबूत नहीं है। ना किसी ने उस ब्लास्फेमी का जो आरोप लगा दीपू चंद्र दास पे वो देखा। एक आरएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट था, आई थिंक, वो उसने बोला कि हाँ कोई सबूत नहीं मिला हमें, लेकिन भीड़ ने तो मार दिया। जिहादी भीड़, जिहादी सोच, जिहादी लोग, उन्होंने मार दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि कुछ पर्सनल खटपट किसी से थी, उसने वो किया। हालांकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत आम है कि अगर आपसे किसी से पर्सनल खुंदक भी है, पर्सनल लड़ाई भी, आप उसको ब्लास्फेमी का नाम देके उस इंसान की जान ले सकते हैं, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज आती है कि किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बिगड़ रहे हैं। उस्मान हादी के जो सपोर्टर्स हैं वो अब यूनुस को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे अगर तुम हादी के आरोपियों को नहीं खोजते हो। हादी के सपोर्टर्स जो कह रहे हैं कि ये जो है हादी इंडिया के खिलाफ बोलता है। एक तो एंटी इंडिया लीडर कौन सा था, मैं समझ नहीं आया कि एंटी इंडिया लीडर था। खैर, वो ढाका 8 से अपनी तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने की, और ई रिक्शा में जा रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी। सबसे बड़ी चीज है कि किसने गोली मारी, वो जो गोली मारने वाला वो तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका अभी कल आ रहा था कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं, 50 चीजें चल रही हैं, लेकिन उसको मरवाया किसने है? डैम श्योर उसको मरवाने वाला एक ही इंसान है जो इस आग को बढ़ाना चाहता था। क्योंकि आज या कल में खालिदा जिया 25 दिसंबर को खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश आएंगे, और इसके बाद जानकारों का मानना है कि जो फरवरी में चुनाव होने वाला है उसको लेके माहौल बदलेगा, और वो बीएनपी को लीड करेंगे। हाँ। फ्रंट फुट पे वो लीड करेंगे, और एक मास लीडर के तौर पे, चूंकि वो खालिदा जिया के बेटे हैं, वो भी उसी परिवार से आते हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपना खून बहाया, वह उस लीडरशिप के परिवार से आते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो लोग हैं जिनको याद है कि 1971 से पहले किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी, एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट आया है खालिदा जिया के बेटे का। उन्होंने कहा, वो बीएनपी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि यूनुस कौन होता है बांग्लादेश की लॉन्ग टर्म की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने वाला। इससे अभी कल या परसों में शेख हसीना का भी यही बयान आया था कि यूनुस कौन होता है लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने वाला। आपने मोहम्मद यूनुस की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी पे बात की, तो मैं यहाँ 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मोहम्मद यूनुस जैसे सत्ता में आए, शेख हसीना देश छोड़ के गई, उन्होंने उसकी सब पार्टी अवामी लीग को बैन किया, उनके छात्रों को बैन किया, उनकी तमाम एक्टिविटीज रोक दी। बीएनपी भी उतनी एक्टिव नहीं रही। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस पूरे फेज में
राजनीतिक रूप से जो उभरा या राजनीतिक रूप से एक्टिव रहा वो जमात इस्लाम था। वो एक ऐसी पार्टी जिसके जितने भी उससे पहले जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है, इन चाहे वो बीएनपी की सरकार रही हो या अवामी लीग की सरकार रही हो, उन्होंने बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने नहीं दिया। जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में जो छात्र आंदोलन से आए, उसके बाद ये तमाम पार्टियां लगभग साइड होती गईं और एक्सट्रीमिज्म ग्रोथ होता गया। तो अब यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि मोहम्मद यूनुस कौन होते हैं बांग्लादेश के भविष्य को तय करने वाले, क्योंकि वो कोई चुना हुआ नेता मैं नहीं इस चीज पे थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। वो बांग्लादेश में अवामी लीग को बैन करें, वो बांग्लादेश में बीएनपी को बैन करें, या बांग्लादेश में बांग्लादेशियों का सांस लेना बैन करें, ये यूनुस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने शेख हसीना को हटाया, उन्होंने अगर यूनुस को बिठाया उन्होंने तो वो कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, यूनुस, मैं कह रहा हूं, बारूद छिड़के और आग लगा दे बांग्लादेश को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पार्टियां वो ये कह रही हैं कि आप कौन होते हैं, ना आपको लॉन्ग टर्म सत्ता में रहना है, ना आपके पास लोगों का मैंडेट है, आप कौन होते हैं कि आप ये डिसाइड करें कि हम चाइना के क्लोज जाएंगे या आप पाकिस्तान के क्लोज कैसे? कितने दोगले हो सकते हैं आप कितना आप नाशुक्र हो सकते हैं किसी देश के लिए, जिस देश के आर्म्ड फोर्सेस ने आपको आपका देश बना के दिया। नहीं तो आप ये कहना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी कि आज अगर पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे एक्टिव होती तो आज किस तरीके की कत्लो गारत होती। हो सकता है उसमें यूनुस का भी एक परिवार आ जाता, क्योंकि यूनुस भी तो बैंकिंग की और सुधार की बात किया था। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को मारा, इसी जमात इस्लामी ने इंटेलेक्चुअल्स को मरवाया है बांग्लादेश में। अगर आज पाकिस्तान की आर्मी उसी पावर में है और पाकिस्तान की आर्मी का दखल होते ही बांग्लादेश किस आग में झुलस रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। ISI के लोग जाते हैं, जनरल राहिल शरीफ चौधरी जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ था, जो रिटायर हो चुका है, वो जाता है। ISI के लोग जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी के तमाम लोग जाते हैं। आई थिंक ये डिप्टी PM जो इनका है, जो फॉरेन मिनिस्टर भी है, इशाक डर, ये भी जाता है। और तमाम लोग बांग्लादेश से लगातार यात्राएं शुरू होती हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लोग, तमाम टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनका जो फॉरेन जो सेक्रेटेरिएट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों की यात्राएं होती हैं। उसके बाद आप बांग्लादेश को देखिए, किस तरीके से बांग्लादेश झुलसना शुरू हुआ, किस तरीके से बांग्लादेश में आग लगी, किस तरीके से बांग्लादेश के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, किस तरीके से वहां पे वो सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई। बस इस बार ये कत्लो गारत करने वाले लोग जो हैं, वो लोग वो कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं बैठे हुए हैं। ये लोग जमात इस्लामी के लोग हैं, और जमात इस्लामी इससे पहले खुद नहीं कत्लो गारत करती थी, तो वो कत्लो गारत करवाती थी। जमात इस्लामी बताती थी कि फला घर में फला आदमी रहता है, वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, या वो इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है, वो रिसर्च का काम कर रहा है, आप उसको मारिए। एक इन्फॉर्मर के तौर पे काम करती थी। बात तो सही है, जब कमजोर आदमी के पास ताकत नहीं होती है तो वो किसी भी ताकतवर आदमी का गुलाम बन जाता है। जमात इस्लामी उस समय जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है, वो उस समय पाकिस्तानी सेना की गुलाम हुआ करती थी। आज वो जमात इस्लामी पावर में है, आज वो जमात इस्लामी कत्लो गारत कर सकती है, तो वो कर रही है। हमने देखा कि शेख हसीना के जाने के बाद किस तरीके से घर जले, आज किस तरीके से हिंदुओं पे हत्या हो रही है। दीपू चंद्र दास को मार दिया इन्होंने, एक रिक्शा पुलर को भी पकड़ लिया था कि तुम रॉ के एजेंट हो, हिंदू हो, और वो कह रहा है नहीं, मैं यहाँ पे एक रिक्शा चलाता हूँ, मैं इसी बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। तो दूसरी बात और भी है सर, इस विरोध प्रदर्शन में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एक तरफ यूं इस तरह से देखा जाए कि उसकी हत्या हुई, उसके बाद उसके गुनहगारों की मांग की विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, एक सिंपल टर्म में, ले टर्म में, ठीक है। लेकिन वो एक विरोध प्रदर्शन इस हद तक गया कि इंस्टीट्यूशंस पे हमले हुए, जर्नलिस्ट, 2 मीडिया हाउसेज, डेली स्टार और प्रथम आलो, इन पे हमले हुए, जर्नलिस्ट अंदर थे, उन्हें ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की गई। तो सिर्फ प्रोटेस्ट, जो कल्प्रिट है जिसने मारा है उसको गिरफ्तार करके सजा देने की बात नहीं है। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट में, इस हिंसा में जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं, चाहे हिंदुओं की लिंचिंग की बात हो रही हो, जर्नलिस्टों पे हमला हो रहा है, ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि महज प्रोटेस्ट नहीं है। अगर हम एक फिल्म के तौर पे देखें जो बांग्लादेश में चल रहा है, तो इसका डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, DOP सब कुछ यूनुस है। यूनुस ने ये एक एक चीज प्लान करी है। यूनुस ने एक एक चीज को खुद प्लान करके दिया है कि उस्मान हादी को मारो, उसके बाद उसके सपोर्टर्स उस पर बवाल करेंगे, उसमें कुछ और आग भड़काओ, और उसके बाद सब चीज को मिला दो, पूरा बांग्लादेश जलने लगेगा। क्योंकि उसको अपनी सरकार पे, अपनी सत्ता को पकड़ मजबूत बनानी है। उसको ये दुनिया को दिखाना है कि देखिए बांग्लादेश के जो अभी, हालांकि यूनुस ने कहा है, जो US के स्पेशल ऑनवॉय हैं, उसको कहा है कि देखिए साहब, हम चुनाव तो फरवरी में नहीं करवाना चाहता ये चुनाव, ये दुनिया को कुछ भी चूरन बेच दे। लेकिन चुनाव से पहले इतनी हिंसा
बस इसीलिए कि मेरी सत्ता बची रहे। मैं एक दिन तो कह दूंगा, क्योंकि उस्मान हादी के जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि अगर उस्मान हादी के किलर को नहीं पकड़ा गया तो हम चुनाव नहीं होने देंगे, उन्होंने बोला है ना। अब यूनुस कह रहा है कि नहीं हम खोज रहे हैं। भाई यूनुस नहीं मरवाया है, और वो किलर खुद कैसे पकड़ा जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने बिल्ली को दे दी है दूध की रखवाली करने के लिए, कुत्ते को माफ कीजिएगा। इसके अलावा एक और खबर आई है सर कि उस्मान हादी के जो मर्डर्स हैं उनका जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल में चलेगा, स्पीडी ट्रायल कोर्ट में चलेगा। दो पहलू समझने वाली बात है। एक, जब हत्या हुई उसकी जांच हुई, जांच जब हो रही थी तब ढाका पुलिस ने भी कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि इसके जो मर्डरर्स हैं, जो कल्प्रिट हैं, पाकिस्तान भारत गए, लेकिन भारत का नाम जोड़ के विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कल्प्रिट यानी जो हत्यारे उसकी मांग की हुई, लेकिन प्रदर्शन के और पहलू भी दिखे। और अब ये एक और नया बयान आ रहा है कि जो उसके कातिल हैं उसकी स्पीडी ट्रायल में कोर्ट में कार्रवाई होगी। आप स्पीड ट्रायल कर लीजिए, पहले आप उसके हत्यारे को पकड़ लीजिए और उससे सच उगलवाइए। अगर उसका सच उगलवाएंगे और अगर डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके पीछे यूनुस का ही पूरा दिमाग लग रहा है। जाते जाते हम आपको बस दो तीन चीजें और बता देते हैं कि दिल्ली में पूरे भारत में जो दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, जिस बर्बरिक तरीके से दीपू चंद्र दास को मारा गया, उसके बाद भारत के भी अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ। कुछ दिन पहले 20-25 लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया था। अब आप तमाम अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, दिल्ली में, आसाम में और तमाम जगहों पे जहां पे भी उनके कॉन्सुलेट्स हैं, वीजा काउंसलर सेंटर्स हैं, या जो दिल्ली में बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके सामने वीएचपी की लीडरशिप में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और हालांकि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी होंगी आसपास, वो इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए अपना काम कर रही हैं। लेकिन भारत के लोगों में गुस्सा है, और जिनके मन में थोड़ी सी भी इंसानियत और मानवता बची है उनके भी दिल में दीपू चंद्र दास की हत्या का गुस्सा जरूर होगा। और खैर, जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं उनके मन में कोई गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि उनको तो कुछ अलग देश, अलग धर्म और अलग मजहब तमाम चीजें दिखती हैं, तो उनके लिए उनको गुस्सा नहीं आएगा। और ऑब्वियसली उनको गुस्सा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जिस हम खबर की बात कर रहे थे कि आपको जरूर जानना चाहिए, वो है पाकिस्तान ने 4 बिलियन का आर्म्स एक्सपोर्ट का डील साइन किया है लीबिया से। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने JF-17 जैसे फाइटर्स प्लेन्स की भी बात हो रही है कि उसकी भी डील हुई है। लीबिया में UN एम्ब्रोगो है 2011 से। ये क्या है? UN एम्ब्रोगो मतलब 2011 से जब से गद्दाफी को हटाया गया, उसके बाद से यह है कि कोई भी देश जो लीबिया में जो डिफरेंट सेंटर्स बने हुए, ईस्टर्न कोई और कंट्रोल करता है, नॉर्थ कोई और कंट्रोल करता है, उनसे आर्म्स डील करने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमिशन चाहिए होता है। अब ये पाकिस्तान ने इतनी बड़ी डील कैसे की है, कि क्या इन्हें यूनाइटेड नेशन से परमिशन मिला, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। टू बी स्पेसिफिक, $4.6 बिलियन की डील हुई है, जिसमें कुछ ट्रेनर जेट्स दिए जाएंगे, JF-17 दिया जाएगा। अगर मैं इसको करेक्ट टर्म में बोलूं तो ये चाइना से डील हुई है, क्योंकि जितने हथियार हैं वो चाइनीज हैं, वो पाकिस्तान में असेंबल होते हैं, उसमें मेड इन पाकिस्तान का केवल ठप्पा लगता है। दूसरी चीज, UN एम्बार्गो लगा हुआ। UN एम्बार्गो के तहत जिस फील्ड मार्शल की टुकड़ी को ये हथियार दिए जाएंगे, उसके लोगों के सामने मुनीर ने बड़ी बड़ी बातें भी की हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं कि आपको कोई झुका ना पाए। जिस फ्रंट की फोर्स को ये हथियार दिए जा रहे हैं वो सद्दाम खलीफा हफ्तार है, उसकी सेना को ये हथियार दिए जा रहे हैं। उसे कह रहा है कि आप अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए। मैं हफ्तार, फील्ड मार्शल हफ्तार की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरीके से झुकना इसे मना कर दिया, और जो एविल फोर्सेज हैं उनके सामने खुद को खड़ा रखा। तमाम चीज़ें ब्ला 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 मुनीर ने बताई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कहा कि क्या ये परमिशन मिल गई है। ये परमिशन मिलेगी, UN इस पर कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका इस पर आंख बंद करेगा। क्यों? क्योंकि जो हफ्तार का फ्रंट है, जो हफ्तार के लोग हैं, उसको अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, अभी अमेरिका को मुनीर की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों की जान ले हमास के हथियार से, और हमास का यानी कि वो गाज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज को डिप्लॉय करना चाहता है। इसलिए तमाम चीज़ें हो जाएंगी। चलें, आज के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने सुझाव हमें दीजिएगा कि हम कैसे इस वीडियो में और सुधार ला सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।